नमस्कार। प्रभात साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के बीच भारत की भूमिका एक बेहद दिलचस्प संतुलन का उदाहरण बनकर उभर रही है। एक ओर मिसाइलों और हमलों की गूंज है तो दूसरी ओर कूटनीति की खामोश चालें। इस पूरे परिदृश्य में भारत न तो खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखता है और न ही पूरी तरह ईरान की तरफ झुकता है। लेकिन यह संतुलन अचानक नहीं बना, इसके पीछे इतिहास की हजारों साल पुरानी परतें छिपी हुई हैं। आज का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत किसके साथ है, बल्कि यह है कि भारत दोनों के साथ क्यों है। अगर हम इस कहानी को समझना चाहते हैं तो हमें आज की राजनीति से कहीं पीछे सभ्यताओं के उस दौर में जाना होगा जब आधुनिक सीमाएं अस्तित्व में नहीं थी। उस समय आज का भारत और ईरान दरअसल पड़ोसी ही नहीं, बल्कि एक साझा सांस्कृतिक भूभाग का हिस्सा थे। यह वह दौर था जब न वीजा था, न पासपोर्ट, लोग विचार और परंपराएं बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से घुलती मिलती थी। 2000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच यह पूरा इलाका एक साझा सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने से बंधा हुआ था, जिसमें आज का दक्षिणी ईरान, आधुनिक इराक और उत्तर पश्चिम भारत में शामिल थे। इतिहास की खुदाई में मिले सबूत का इसी जुड़ाव की पुष्टि करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष यह बताते हैं कि उस समय ईरान और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ भारत के गहरे व्यापारिक संबंध थे। लोग एक दूसरे के शहरों में आते जाते थे, व्यापार करते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान करते थे। इस साझा विरासत की झलक आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाले ब्राहुई काबिले में देखी जाती है, जिनकी भाषा दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषाओं से मेल खाती है, जबकि उनकी नस्लीय बनावट ईरानी प्रभाव दिखाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस साझा अतीत को खुरगान हाइपोथेसिस और बैक्टीरिया मार्गिनिया आर्कोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स जैसी अवधारणाओं के जरिए समझा जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार मध्य एशिया के विशाल घास के मैदान में रहने वाले एक घुमंतु समुदाय ने समय के साथ अलग अलग दिशाओं में प्रवास किया। यही समुदाय आगे चलकर दो हिस्सों में बट गया, एक जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में आकर वैदिक सभ्यताओं के नींव रखी और दूसरा जो ईरानी पठार पर बसकर प्राचीन फारसी संस्कृति का आधार बना। इस साझा जड़ का असर सिर्फ भूगोल या भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भी गहराई से दिखाई देता है। पारसी धर्म के सर्वोच्च देवता अहूरा माजदा, जिन्हें प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वैदिक परंपरा में असुर शब्द, जो शुरू में दिव्यता का प्रतीक था, समय के साथ नकारात्मक अर्थ लेने लगा। इसी तरह पारसी ग्रंथ अवेस्ता और वैदिक ग्रंथ ऋग्वेदा में कई समानताएं मिलती हैं, चाहे वह देवताओं के नाम हो, अग्नि पूजन की परंपरा हो या फिर प्रकृति के तत्वों की पूजा। समय के साथ इन दोनों सभ्यताओं ने अपनी अपनी राहें जरूर अलग कर ली, लेकिन उनके बीच का यह गहरा रिश्ता पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुआ। भारत में जहां वैदिक परंपरा विकसित होकर हिंदू धर्म में परिवर्तित हुई, वहीं ईरान में जरथुस्त्र धर्म के बाद इस्लाम का प्रभाव बढ़ा। इसके बावजूद सांस्कृतिक और भाषाई धागे आज भी दोनों देशों को जोड़ते हैं। अब अगर हम वर्तमान की ओर लौटे तो समझा जाता है कि भारत का ईरान के प्रति झुकाव सिर्फ तेल या चाबहार बंदरगाह तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता कहीं ज़्यादा गहरा और ऐतिहासिक है। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी कई मौक़ों पर भारत का साथ दिया, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनी है। ऐसे में जब अली खामेनेई के नेतृत्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, भारत का यह संतुलन और भी अहम हो जाता है। यह सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रणनीति का एक जटिल मिश्रण है। तो अगर आज भारत इस युद्ध में एक संतुलित रुख अपनाए हुए है, तो उसके पीछे सिर्फ वर्तमान की मजबूरियां नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी साझा विरासत भी है। और शायद यही वजह है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बावजूद भारत और ईरान का रिश्ता हर तूफान में टिके रहने की क्षमता रखता है।